2024 की चुनावी महाभारत में हर तरह के हथियार का इस्तेमाल हो रहा है और आज हम जिस हथियार की बात करने जा रहे हैं वो है डर। डर वो हथियार है जो दूसरों के वोट काटने के काम भी आता है और अपने पक्ष में वोट लाने के काम भी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस हथियार का भरपूर इस्तेमाल होता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इस हथियार यानी डर का इस्तेमाल कर विपक्ष ने लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की है और कैसे मोदी ने विपक्ष के इस हथियार को लगातार अपने नए नए फैसलों से नाकाम किया है। देखिए, विपक्षी पार्टियां कभी किसानों को ये कहकर डराती हैं कि 3 कृषि कानून आ जाएंगे, तो कभी ओबीसी को ये कहकर डराती हैं कि उनके हक छीन लिए जाएंगे, तो कभी युवाओं को सरकारी नौकरियां खत्म हो जाने का डर दिखाती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा डर मुसलमानों को दिखाया जाता है। यहाँ तक कि इसी डर के नाम पर भारत की विदेश नीति तक पर सवाल खड़े किए जाते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, तब से ही विपक्ष ने इस बात को लेकर लगातार पब्लिक में चिंता जताई थी कि मोदी एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें विदेश नीति का कोई अनुभव नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश की विदेश नीति पर बुरा असर पड़ सकता है। असल में ये डर का एक छोटा हिस्सा था। इस डर को और बड़ा करने के लिए विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिका ने 2005 में वीजा देने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि अमेरिका उन्हें 2002 में गुजरात में हुए दंगों को न रोक पाने के लिए जिम्मेदार मानता था। विपक्ष ने इसका फायदा उठाते हुए ये कहा कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया में एक गलत संदेश जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक गलत संदेश मिलेगा, पूरी दुनिया में भारत की छवि बिगड़ेगी। विपक्ष ने ये भी कहा कि खासकर जितने भी इस्लामिक देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो या चाहे कतर हो या फिर कुवैत, इन सब से हमारे संबंध खराब होंगे। लेकिन वास्तव में हुआ क्या है और मोदी ने कैसे इस हमले का जवाब दिया, वो देखिए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कतर ने उन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया जिनको जासूसी के अपराध में वहां सजाए मौत दे दी गई थी। और केवल यही नहीं, 2024 के फरवरी महीने में कतर ने भारत से $78 बिलियन का एक समझौता किया है, जिसके तहत वो भारत को LNG सप्लाई करेगा और ये सप्लाई 2048 तक चलेगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस समझौते की वजह से भारत को करीब $6 बिलियन की बचत होगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के संबंध लगातार अच्छे हुए हैं। दोनों की कई बार मुलाकातें हुई और दोनों ने इस समझौते को व्यक्तिगत तौर पर आगे बढ़ाया। दूसरा उदाहरण देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात ने वहां के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाने के लिए 27 एकड़ जमीन दे दी। 27 एकड़ जमीन पर एक बड़ा हिंदू मंदिर बना, जिसका उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे। पिछले 8 महीनों में नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की ये तीसरी यात्रा थी और अभी जनवरी 2024 में शेख अल नहयान खुद भारत आए थे, जहां पर उन्होंने अहमदाबाद में रोड शो में हिस्सा लिया था। और ये सब तब हो रहा है जब कुछ समय पहले जब इजराइल ने गाजा पर हमला शुरू किया और भारत ने उसकी निंदा करने के बजाय इजराइल का साथ देने वाला बयान दिया। तब भी हमारे देश में विपक्ष के तमाम नेताओं ने ये कहा था कि भारत एक बड़ी गलती कर रहा है और इससे मुस्लिम देश हमसे नाराज हो जाएंगे। पिछले 10 सालों में पश्चिम एशिया के तमाम इस्लामिक देशों से भारत के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि पश्चिमी एशिया के तमाम इस्लामिक देश इस बात को जानते हैं कि उनकी सारी ताकत इस बात में छुपी है कि उनके पास कच्चे तेल का भंडार है। लेकिन वो देश इस बात को भी जानते हैं कि कभी न कभी तेल का ये भंडार खत्म हो जाएगा और तब हालात से निपटने के लिए उनके पास अपनी ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जरूरी है जो तेल खत्म होने के बाद भी ठीक ढंग से चलती रहे। और इसके लिए उन्हें भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए और भारत की मजबूती चाहिए। मोदी सरकार ने इस बात का फायदा उठाते हुए एक खास रणनीति तैयार की। मोदी सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि भारत की बढ़ती ताकत और भारत का बड़ा बाजार 2 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से दुनिया का हर देश उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है और रखना चाहता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि खुद नरेंद्र मोदी ने इन सभी देशों के नेताओं से अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत बनाया है। वो मोदी को अपना सच्चा हितैषी मानते हैं। इसको करने के लिए मोदी को थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ी।
ये तो ही इस्लामिक देशों की बात। दूसरी तरफ भारत के लिए ये भी जरूरी है कि पूरी दुनिया में उसकी साख बने। इसके लिए उसे हर पक्ष के लोगों का साथ चाहिए, वो चाहे इस्लामिक देश हो या फिर गैर इस्लामिक। इसके लिए भारत की रणनीति ये रही है कि वो एक अपनी अलग पहचान, अपनी एक अलग नीति पर चले, न कि किसी एक पक्ष की नीति का समर्थन करे। इसीलिए चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन की जंग, मोदी सरकार पश्चिमी देशों की नीतियों से अलग अपनी अलग नीति पर चलती है और इस अलग स्टैंड का लगातार फायदा देश को मिलता है। अमेरिका हो या रूस, जापान हो या साउथ कोरिया, इस्लामिक देश हो या गैर इस्लामिक देश, सभी अब भारत के साथ खड़े दिखते हैं। साफ है, हमारे देश में मोदी की विदेश नीति और खासकर इस्लामिक देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्तों को लेकर जो डर का माहौल पैदा किया जाता रहा है, वो कितना बेमानी साबित हुआ है। अभी तक तो मोदी सरकार की विदेश नीति सफल रही है। राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता जिस बात से डराते रहे हैं, वो हमेशा सच नहीं होता। जब वो किसी खास चीज को लेकर हमारे बीच में एक डर फैला रहे हो, तो ये तय मानिए कि उसके पीछे उनका अपना हित है, आपका और हमारा हित नहीं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए एनालिसिस के साथ। नमस्कार।